विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी संविधान निर्माण वाला चैप्टर चल रहा है। आज इसमें समझें भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, जैसे दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण चल रहा था, तो उसमें भी जो है संविधान का निर्माण किया गया। इसी तरह से भारत पहले परतंत्र था, लेकिन जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में भी संविधान की ज़रूरत महसूस की गई और भारत के लिए भी एक संविधान का मतलब संविधान बनाया गया, संविधान का निर्माण किया गया। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। बड़ा देश है। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। यानी पहले तो गुलाम थे अंग्रेज़ों के, अब वो जो है स्वतंत्र भारत में नागरिक की हैसियत में आने वाले थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका भी झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। यानी पूरी रियासतों को जोड़ना, विलय करना, एक भारत बनाना एक बहुत बड़ा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। यानी जो लोकतंत्र के लिए जो बुनियादी बातें थी उन पर पूरे नागरिकों की सहमति हो चुकी थी। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। यानी हमें अपने समाज को और राजनीति को बदलना भी था और नए सिरे से एक नया समाज गढ़ना था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। एक रूपरेखा बना ली गई थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी वयस्क जो हो जाएंगे उन्हें सभी को, सार्वभौम यानी सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार मिलेगा, और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी और समानता मिलेगी, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, यानी जो संख्या में कम हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने,
समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। यानी जो उपनिवेश बने हुए थे, औपनिवेशिक शासन में जो व्यवस्थाएं थी, उनसे भी मदद मिली थी। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। तो इसके लिए यह तय किया गया कि हम जो है भारत के पूरे नागरिकों को जो वयस्क होंगे उन्हें वोट डालने का अधिकार, वोट देने का अधिकार देंगे। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे और इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थीं और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। यानी अपने विचारों से उन्होंने बाहर के विचारों में जो अच्छा लगा वो उन्होंने लिया। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, यानी ब्रिटेन से भी लिया, वहाँ का जो संसदीय लोकतंत्र था और काम का जो तरीका था वो लिया गया। अमेरिका के अधिकारों की सूची, अमेरिका के संविधान में जो अधिकारों की व्यवस्था थी हमने वो ली, अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता, यानी वहाँ से ली सामाजिक और आर्थिक समता, यानी सबको मिलनी चाहिए, पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी, और इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अब देखिए संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि चुन करके कुछ प्रतिनिधियों को एक सभा, मतलब प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई गई और इन्होंने संविधान को लिखने का काम किया और इसी को नाम दिया गया संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए, यानी चुने हुए प्रतिनिधि थे इसके लिए चुनाव हुए थे 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में और इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। यानी उस समय ज़्यादातर लोगों की क्या सहमति थी ये संविधान में रखा गया। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ पहले से सबकी सहमति लेकर के ही ये काम किया गया था। कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह
का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी और उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया और इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, यानी देश को आज़ाद कराने में अगुवाई का काम किया था। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है, यानी संविधान पवित्र है और वैध है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया, यानी संविधान का एक प्रारूप बनाया और संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई और 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार भी हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ हर बात को रिकॉर्ड किया गया था और संभाला गया था। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।